भाइयों बहनों, इतना बड़ा हिंदुस्तान गहरी खाई में पड़ा है, उसको निकालने के लिए मुझे ताकत की जरूरत है, मजबूत सरकार की जरूरत है। और इसलिए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में से मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल चाहिए। उत्तराखंड के 5 कमल चाहिए। मिलेंगे, हरिद्वार से मिलेगा, सबके सब मिलेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे मजबूत सरकार दो, आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भाइयों बहनों, जब उत्तराखंड में पिछले साल जून महीने में प्राकृतिक आपदा आई, तो मैं दौड़ता हुआ हिमालय की गोद की ओर चल पड़ा। मैं आया था पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए, मैं आया था दुखियारों की सेवा करने के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आपका नसीब कुछ ऐसा टेढ़ा था कि आप आसमानी आफत से तो परेशान हुए, लेकिन सुल्तानी आफत से ज्यादा परेशान हुए। ईश्वर ने आपको जितना कष्ट दिया, उससे ज्यादा उत्तराखंड की और दिल्ली की सरकार ने आपको कष्ट दिया। भाइयों बहनों, ये आपका उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि एक तो दिल्ली में मां बेटे की सरकार और इधर पति पत्नी की सरकार। क्या मेरे भाइयों, क्या हरिद्वार के पूरे इलाके में कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है क्या? कोई कार्यकर्ता ही नहीं है क्या? कोई चुनाव लड़ सके ऐसी बाहोश महिला नहीं है क्या? सब कुछ दिल्ली में मां बेटे के लिए, उत्तराखंड में पति पत्नी के लिए। ये वंशवाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र की दुश्मन है, लोकतंत्र को तबाह कर देती है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप उत्तराखंड का भविष्य बदलना चाहते हो, ये वंशवाद की राजनीति को हरिद्वार में ही दफना दो। ये आपके मुख्यमंत्री आपको गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, वो उनकी आदत का हिस्सा है। लेकिन भाइयों बहनों, हरीश रावत ये कहे कि मैं तो नया नया मुख्यमंत्री हूं, महीने पहले आया हूं। हरीश रावत जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जब दिल्ली में उत्तराखंड में आपदा आई, तब जल संसाधन मंत्री आप थे। ये ग्लेशियर की चिंता आपके जिम्मे थी, ये पहाड़ों में आने वाली बाढ़ आपका डिपार्टमेंट था, ये नदियों का पानी ये आपका डिपार्टमेंट था। और आप सोए हुए थे, आप सोए हुए थे। उत्तराखंड की तबाही के लिए जितनी उत्तराखंड की सरकार जिम्मेवार है, उससे ज्यादा मां बेटे की और पति पत्नी का कारोबार जिम्मेवार है।
और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि भाइयों बहनों, इन पे भरोसा मत कीजिए। ये आपका भला नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, इतने समय से इनकी सरकार चल रही है, गन्ने के किसानों को भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? गन्ने का किसान मारा क्यों जा रहा है? क्या गन्ने के किसान को अपनी पैदावार का भुगतान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको पूरा पूरा दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समय पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहां इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं। मेरे नौजवानों, मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूं। ये मां बेटे ने 2009 में अपना चुनाव घोषणा पत्र निकाला था। वो घोषणा पत्र नहीं था, धोखा पत्र था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने, मां बेटे ने देश के नौजवानों को वादा किया था, 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? कोई है जिसे मां बेटे के रोजगार दिया हो? कोई है जिसके परिवार में किसी को रोजगार मिला हो? आपके गांव में किसी को मिला है? इलाके में मिला है? यार दोस्तों को मिला है? मुझे बताइए, ये मां बेटे ने धोखा किया कि नहीं किया? आपकी पीठ में छुरा भोंका कि नहीं भोंका? आपके वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने आपसे वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे? 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 भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6.5 साल में अटल जी ने 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। और ये मां बेटे की सरकार 10 साल से बैठी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। बताइए मेरे भाइयों बहनों, ये धोखा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, 10 साल में हिंदुस्तान ने जितना भ्रष्टाचार देखा है, इतना भ्रष्टाचार आजादी के बाद कभी हिंदुस्तान ने देखा नहीं है। आप मानते हैं इन्होंने देश को लूटा है? मुझे ताकत से जवाब दो। आप मानते इन्होंने देश को लूटा है? भाइयों बहनों, ये मां बेटे की कमाल देखो। जल हो, थल हो, नभ हो, जमीन हो, पाताल हो, आसमान हो, सब कुछ लूटा है, कुछ नहीं छोड़ा है। यहां पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसी सरकार चलाते हैं? इस देश में 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने ताले लगे हुए हैं और देश में अंधेरा है। क्यों? तो बोले कोयला नहीं। कोयला क्यों नहीं? तो बोले फाइल खो गई। अरे मैडम, आपकी तो फाइल खो गई, हमारी तो लाइट खो गई है। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार, इसको हम माफ नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, ये झूठ ऐसा फैलाते हैं
यहां बेल के कर्मचारियों के दिमाग में उन्होंने भर दिया कि भाजपा की सरकार आएगी तो बेल पर ताला लग जाएगा। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। भाई बहनों, भाजपा की सरकार की तो विशेषता ये है कि हम इन कारखानों को मजबूत बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, मुनाफा करे उस दिशा में ले जाते। ये हमारा इतिहास है। देखो मेरे नौजवान मित्रों, विद्यार्थी काल में आप कितनी पढ़ाई क्यों न करो, लेकिन स्टूडेंट एज में +2 के एग्जाम या तो 12th के एग्जाम या करो 12वीं के एग्जाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना? पूरे घर में भाई बोलो मां 12th का एग्जाम है, भैया को पढ़ने दो, दीदी को पढ़ने दो, टीवी बंद करो। सबके दिमाग में 12वीं के एग्जाम होती है कि नहीं होती है? मां के दिमाग में 12वीं, पिता के दिमाग में 12वीं, टीचर के दिमाग में 12वीं, स्टूडेंट के दिमाग में 12वीं। ये होता है कि नहीं होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सबको मालूम है अगर +2 में अच्छे एग्जाम में मार्क आ गए, 12वीं की एग्जाम अच्छी हो गई, तो जिंदगी के प्रगति के सारे रास्ते खुल जाते हैं। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना है, IAS में जाना है, कुछ भी बनना है, 12वीं की एग्जाम निकाल दी, गाड़ी चल पड़ती है। सही है कि नहीं है? और 12वीं में बिगड़ गया तो चक्का जाम हो जाता है ना, जिंदगी अटक जाती है, सब बर्बाद हो जाते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप कितनी ही पढ़ाई क्यों न करें, दुनिया में जाकर के डिग्रियां ले आए, लेकिन अगर 12वीं के एग्जाम चूक गए तो कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के जीवन में जैसे 12वीं की एग्जाम का महत्व है, वैसे इंसान की जिंदगी में पूरी जिंदगी 80 साल का हो, 90 का हो, 100 का हो, लेकिन पूरी जिंदगी में 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोई भी व्यक्ति 100 साल भी जिएगा तो भी उसकी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण फैसले 18 से 28 में ही होते हैं। उसकी जिंदगी कैसी बीतेगी, इसका आधार 18 से 28 में क्या किया उस पर रहता है। नौकरी का निर्णय तभी होता है, शादी का निर्णय तभी होता है, किस शहर में जाएगा, कहां रहेगा, इंडिया में रहेगा, बाहर जाएगा, सारे फैसले 18 से 28 में होते हैं। ठीक है दोस्तों, होते हैं कि नहीं होते हैं? अब मुझे बताइए, कोई 75 साल की उम्र का बुजुर्ग, उसकी जिंदगी में अगर 5 साल बिगड़ गए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। कोई 80 साल का बुजुर्ग, उसकी जिंदगी में 5 साल बिगड़ गए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। लेकिन 18 से 28 साल की उम्र का नौजवान, उसकी जिंदगी में अगर 5 दिन भी बिगड़ गए तो उसकी जिंदगी तबाह होती है कि नहीं होती है? क्या 18 से 28 की उम्र के नौजवान में एक भी दिन बर्बाद होना चाहिए? एक महीना बर्बाद होना चाहिए? एक साल भी बर्बाद होना चाहिए? भाइयों बहनों, आप सोचिए, आप 18 से 28 की उम्र में हैं और ऐसे समय दिल्ली में निकम्मी सरकार आ गई तो आपके तो 5 साल गए कि नहीं गए? आपके 5 साल बर्बाद हुए कि नहीं हुए? आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 5 साल गए
तो जिंदगी में कुछ बचेगा क्या? आप 100 साल के होंगे तो भी रोते रहोगे कि नहीं? मेरे नौजवान, आप सोचिए, भूल जाइए रमेश जी चुनाव जीतते हैं कि नहीं जाते हैं। भूल जाइए मोदी चुनाव जीतता है कि नहीं जीतता। आप याद रखिए आपका क्या होगा। 18 से 28 के नौजवान, आप भाजपा की चिंता छोड़ो, मोदी की चिंता छोड़ो, रमेश की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो मेरे भाइयों, अपनी चिंता करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर दिल्ली में आप काम करने वाली सरकार लाओगे तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, आपका भाग्य बन जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं, दिल्ली में काम करने वाली सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे बटन दबा करके 18 से 28 के नौजवान, 18 से 28 के नौजवान, आप दिल्ली में मजबूत सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, मुझे एक और बात कहनी है। हमारे राहुल भैया अब आपकी बारी। मेरे देशवासियों, आप जानते हैं ये मां बेटे की सरकार ने पिछले 13 साल से मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। कोई ऐसी सीबीआई जैसी संस्था नहीं है जिसको उन्होंने मेरे पीछे न लगाया। और हर महीना हम मोदी को जेल में डालेंगे, मोदी को तो जेल में ही जीना है, ये धमकियां भी बहुत दी है। मुझे बार बार धावती गंदी गालियों से नवाजा गया। डिक्शनरी की कोई गंदी गाली नहीं है जो मां बेटे के साथियों ने मेरे लिए न कही हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे संस्कार अलग है, मेरी सभ्यता अलग है। लेकिन राहुल भैया, अब आपने सारी सीमाएं लांघ दी है, अब आपने मर्यादाएं तोड़ दी है। आप मोदी पर गंदे आरोप लगाने पर उतारू हो चुके हैं। मैं जानता हूं, आपकी मुसीबत में समझता हूं। 60 साल का कारोबार लूट रहा है आपका रजवाड़ा लूट रहा है, और वो भी एक चाय वाले के हाथ से। इसलिए आपकी परेशानी मैं समझता हूं, लेकिन आप जो भाषा बोल रहे हैं, मेरे मुंह में उंगली डालते रहोगे। मैंने मर्यादा संयम करने का बहुत पालन किया, लेकिन आज गंगा मैया की गोद में आया हूं तो मैं सच बोल के जाऊंगा, सच बोल के जाऊंगा। राहुल भैया कहते हैं कि मोदी गुस्से की राजनीति करता है। राहुल भैया, कान खोल के सुन लो, अब मैं आपका कच्चा चिट्ठा निकालता हूं, कच्चा चिट्ठा निकालता हूं, और देश की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी गुस्से की राजनीति कौन करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप राजीव गांधी के कदमों पर चलते हैं। आपके कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल भैया
राजीव गांधी के कदमों पर चलते हैं। हम भी कहते हैं कि आप वही कर रहे हो जो आपके पिताजी करते थे। हम भी वही कर रहे हैं। अब सुनिए भाइयों बहनों, मैं एक एक घटना सुनाता हूं। मैं नहीं जानता हूं ये राहुल बाबा के लिए है तो मीडिया वाले बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, मैं नहीं जानता। क्योंकि आजकल दंगा चलता है तो टीवी वाले भी बेचारे चुप हो जाते हैं, लेकिन जनता के दिलों तक मेरी आवाज पहुंचेगी। भाइयों बहनों, राहुल भैया ने पूछना चाहता हूं, गुस्से की राजनीति कौन करता है? नंबर 1, आपके पिताजी श्रीमान राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और आपके पिताजी आंध्र प्रदेश में गए थे, हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में उस समय के वहां के मुख्यमंत्री श्रीमान अंजैया जी, जो उम्र में आपके पिताजी से बहुत बड़े थे, वहां की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। आपके पिताजी ने एयरपोर्ट पर सबके सामने आंध्र के मुख्यमंत्री अंजैया जी का घोर अपमान किया था, भद्दी भाषा का प्रयोग किया था। क्या ये गुस्से की राजनीति नहीं थी? एक पार्टी का महासचिव अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से गाते, ये गुस्सा किसके जहन में है? भाइयों बहनों, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। आपकी माता जी मैडम सोनिया जी, वो कांग्रेस पार्टी को कब्जा करना चाहती थी। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और रातों रात आपकी मां कांग्रेस पे कब्जा जमाने के लिए अपने सिपाही सालारों को कांग्रेस के दफ्तर में भेजा। सीताराम केसरी बुजुर्ग नेता थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। मैडम सोनिया जी की इच्छा पूरी करने के लिए उनको दफ्तर में से उठा करके बाहर लाए और फुटपाथ पर फेंक दिया था। उस समय का अखबार देख लीजिए। गुस्से की राजनीति कौन करता है? आपके पिताजी ने की, आपकी माताजी ने की। गुस्से की राजनीति कौन करता है? मैं और एक घटना सुनाता हूं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहादुर शाह जफर की इतिहास यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी और बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के नाक को दम लिया था। अंग्रेज बहादुर शाह जफर पे बड़े नाराज थे और जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों को इतना गुस्सा था कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर शाह जफर को दिल्ली में 2 गज जमीन देने से मना कर दिया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन नहीं दी थी। मैडम सोनिया जी, राहुल भैया, आपके मां बेटे ने क्या कारनामे किए? नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री में से आए थे और उन्होंने देश में आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री काल में आर्थिक आजादी के कदम उठाए और जब उनकी मृत्यु हो गई, भारत के प्रधानमंत्री आप ही के पार्टी के, आपकी गुस्से की राजनीति भयंकर थी। आपने, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन नहीं दी थी। आपने राहुल भैया,
आपकी मां ने नरसिम्हा राव को 2 गज जमीन नहीं दी। भारत के प्रधानमंत्री को आपने 2 गज जमीन नहीं दी थी, उनके अग्नि संस्कार करने नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जब उनके शरीर को कांग्रेस दफ्तर के पास लाया गया, आपकी गुस्से की राजनीति देखिए, आपने नरसिम्हा राव के शरीर को कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया था। कभी कोई मृतदेह का ऐसा अपमान नहीं करता है। आपने मां बेटे ने ये गुस्से की राजनीति की थी। और राहुल भैया मोदी को गाली दे रहे हो? मैं जरा पूछना चाहता हूं, भारत की संसद की चुनी हुई सरकार, कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, प्रधानमंत्री का निर्णय था, और जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, आप कुछ नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के सिर्फ महासचिव थे। आपने पत्रकारों को बुला करके उनके सामने भारत सरकार के कैबिनेट के निर्णय के कागज के टुकड़े किए थे और प्रधानमंत्री को भला बुरा नॉनसेंस कहा था, नॉनसेंस। और उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। आपके गुस्से ने प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाली थी। आपने राहुल भैया प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाली। मेरे भाइयों बहनों बताइए, गुस्से की राजनीति कौन करता है? गंदी राजनीति कौन करता है? अपमान की राजनीति कौन करता है? गाली गलौज की राजनीति कौन करता है? शालीनता किसने छोड़ी है? विवेक किसने छोड़ा है? भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों के हाथ में देश देंगे? क्या ऐसे लोगों के भरोसे देश चलाएंगे? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं उत्तराखंड की पवित्र धरती से, ये देव की भूमि है, ये देश के लिए मरने मिटने वाले वीर जवानों की भूमि है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, भारत का भाग्य बदलने के लिए मेरे भाइयों बहनों पूरी ताकत के साथ मैदान में आइए, देश की भलाई के लिए आइए, भारी मतदान कीजिए और ये पति पत्नी की सरकार को विदाई दे दीजिए। दिल्ली में मां बेटे की सरकार को विदाई दे दीजिए और भाई रमेश को विजयी बनाइए। भारत माता की